बच्चों बड़ा ही मजा आ रहा है, मैं जानता हूँ आप सभी को इन पर्टिकुलर वीडियोस में जिसमें हम क्रिस्प रिवीजन कर रहे हैं, बहुत ही कम समय में रिवीजन कर रहे हैं। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए सीधा अगेन स्टार्ट करते हैं। आज हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का बिल्कुल बढ़िया रिवीजन करने वाले हैं। तो अगेन जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिया है, ये एरोज में जो मिसिंग रिएजेंट्स हैं वो आपको बताने हैं। तो इसमें अल्कोहल हमारे सामने है और ये प्रिपेयर हो रहा है वेरियस रिएजेंट से, है ना। तो वो रिएजेंट्स आपको बताने हैं कि भाई किस किस से बनेगा, प्लस उसमें कौन सा टाइप ऑफ मैकेनिज्म है वो भी दिमाग में एक बार दौड़ाइएगा। फिर मैं तो बता ही दूंगा, है ना। तो आप खुद करेंगे ट्राई तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलो भाई, होपिंग दैट आप सभी ने इसको सही से ट्राई ज़रूर किया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे अगर हमें एल्कीन से अल्कोहल बनाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 या H+H2O एक ही बात है, यानी हाइड्रेशन करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रेशन करेंगे एल्कीन का। मार्कोनिकोव एडिशन होता है। मार्कोनिकोव एडिशन में पाई बॉन्ड टूट के स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है जिसमें रीअरेंजमेंट की भी पॉसिबिलिटी होती है और तब जाके यहाँ पे OH आ जाता है। अब यहीं पे वाटर का एडिशन करने के लिए एक और रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं OMDM, ऑक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, जिसमें मरकरी एसीटेट के साथ वाटर लिया जाता है और फिर NaBH4 लिया जाता है, ठीक है। तो मरकरी एसीटेट यानी HgOAc ट्वाइस और NaBH4। OMDM के अलावा एक और रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं HBO, दैट इज हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन में यूज किया जाता है B2H6 के साथ H2O2OH-, यानी हाइड्रोपोरेशन पहले होता है जिसमें B2H6 या BH3 का उपयोग किया जाता है और फिर ऑक्सीडेशन के दौरान H2O2 के साथ OH- का यूज किया जाता है। तो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट कि इन दोनों केसेस में भी एल्कीन से अल्कोहल बन जाता है। OMDM, ऑक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में भी और हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन में भी ऐसा हो जाता है। यहाँ पे अगर तुम्हें इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक कार्बन और चाहिए, तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बच्चा यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है जिससे पाई बॉन्ड टूट जाता है और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो एल्डिहाइड्स का जब रिएक्शन करते हैं हम एल्डिहाइड या कीटोन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो अल्कोहल बन जाता है। अब यहाँ पे अगर मुझे सिंपली पाई बॉन्ड तोड़ना है और OH लगाना है, यानी इस रिएक्शन को बोला जाएगा रिडक्शन। तो रिडक्शन करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाएगा एक नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है। हाइड्राइड आयन जो है H- जो है इफेक्टिवली इसको रिड्यूस कर देता है। क्लोरीन को हटा के OH लगाना है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ले कर सकते हो, या तो KOH यूज करोगे यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल करोगे तो SN2 मैकेनिज्म होगा, और अगर इसमें आप एक सिंपल लेते हो, वाटर लेते हो, सॉल्वलाइसिस करते हो तो तब SN1 होने के चांस बढ़ जाएंगे, SN1 होने के चांस विल बी इंक्रीजिंग। तो अल्कोहल कैसे प्रिपेयर होता है ये चीज़ें अपन ने देख ली। चलो भाई अगले फ्लो चार्ट पे आते हैं। इसमें अल्कोहल की वेरियस इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हैं, तो सभी वीडियो को पॉज करें और जो ये एरोज हैं इनको फिल करें, ठीक है। देखो जितना एंगेज्ड आप साथ में रहोगे उतना ही ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, उतना ही ज़्यादा आपके लिए मीनिंगफुल रहेगा बेटा, मज़ा आएगा, यू विल लव इट। चलिए, होपिंग दैट आप सभी ने इसको ट्राई किया होगा। देखिए यहाँ पे OH को हटा के Cl लगाना है। यहाँ पे कई सारे रिएजेंट पॉसिबल है, या तो आप PCl5 यूज़ कर सकते हो, या आप PCl3 यूज़ कर सकते हो, या आप SOCl2 यूज़ कर सकते हो। SOCl2 खासतौर पे NCERT में क्लियरली मेंशन्ड है कि ये बहुत ही अच्छी यील्ड प्रोवाइड करता है, एक्सीलेंट यील्ड प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे गैसियस लिविंग ग्रुप्स होते हैं। SO2 और HCl यहाँ से निकल जाता है और SO2 और HCl के निकलने की वजह से इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड में शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे OH की जगह पे Cl आ जाता है, SOCl2 का उपयोग होता है। अब यहाँ पे अगर इसको एल्कीन में कन्वर्ट करना है तो एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए एलिमिनेशन करना पड़ेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज़ कर सकते हैं या कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 के साथ हीट कर सकते हैं। इवन मैकेनिज्म होता है, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर होता है। अच्छा, ये प्रोसेस करने के लिए लुकास रिएजेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, जो होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 का उपयोग किया जा सकता है बेटा, जिसमें क्या बनता है, जो बनता है वाइटनेस आती है या क्लाउडीनेस आती है या टर्बिडिटी अपीयर्स, ये टर्म बोलते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल में टर्बिडिटी आने में थोड़ा समय लगता है। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म है दैट इज SN1 और जो रेट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। तो जहाँ पे भी SN1 है, इवन कर रहे हो तो अगेन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। अब यहाँ पे अगर आपको अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यूज़ करेंगे PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का, जिससे ये बन जाएगा। ऑब्वियसली ये कॉपर हीट से भी पॉसिबल है, और उसके अलावा हाँ PCC हो गया CH2Cl2 के साथ, या CrO3
के साथ CH2Cl2 से भी हो सकता है। अगर मुझे इसका H निकालना है, यहाँ पे ONA लगाना है, तो इससे क्या करना होगा, व्हाट विल हैपन। तो बेटा बात ऐसी है कि यहाँ पे हमें इसके H निकालने के लिए कोई भी एक्टिव मेटल यूज़ करेंगे, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, सोडामाइड, कुछ भी यूज़ करें काम हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर असाइल ग्रुप लगाना है, यानी असाइलेशन करना है, एस्टेरिफिकेशन करना है, तो एस्टेरिफिकेशन करने के लिए या तो मैं यूज़ करूँगा एसिटिक एसिड को बेटा, या एसिटिक एसिड के बजाय हम यूज़ कर सकते हैं CH3COCl को, या हम यूज़ कर सकते हैं CH3CO ट्वाइसो एसिटिक एनहाइड्राइड। इन सब में मैकेनिज्म होके रिएक्शन होके दिस विल बी फॉर्म्ड। क्लियर है। तो यहाँ पे असाइलेशन में आप ध्यान रखिए, जब असाइलेशन किया जाता है, असाइल ग्रुप को लगाया जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इंक्रीजेज बाय C2H2O यूनिट्स, और यहाँ पे जो मॉलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है, इट इंक्रीजेज बाय 42 यूनिट्स। ठीक है, ये हो जाता है, ये इसका क्रक्स है, जूस है। देखो इस जो रिवीजन है ना, ये फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन के अंदर जो क्रक्स है, जो रियल रस है, जो रिवीजन के लिए, क्रिस्प रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, वो आपको दिया जा रहा है। अब यहाँ पे ये जो फिनॉल का प्राइमरीली इसके अंदर प्रिपरेशन भी हो रहा है, और इसके अंदर फिनॉल की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करें, और जो भी एरोज हैं इनमें देखिए, अगर आपको याद आए फिल कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, मज़ा आएगा, आपको एंगेज हो पाएगा। देखिए बेटा, यहाँ पे सबसे पहले अगर फिनॉल को बनाना है, तो फिनॉल को बनाने के लिए वन ऑफ द मेथड इज क्यूमीन। क्यूमीन जो होता है वो होता है बेंजीन पे आइसोप्रोपाइल, और इससे आइसोप्रोपाइल है, ठीक है। और इस पे अगर फिनॉल बनाना है तो आपको ऑक्सीजन के साथ फोटोन यूज लाइट लेना पड़ता है, और फिर हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है। अगर ऐसा करते हो तो हमारा फिनॉल बन जाता है, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्टली इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हो, जिससे जो ऊपर वाला आइसोप्रोपाइल ग्रुप है वो एसीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एसीटोन में ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होता है, इंडस्ट्री में फिनॉल को ऐसे बनाया जाता है। अगर हमारे पास NO2 है तो NO2 को पहले NH2 में कन्वर्ट करेंगे बाय SnHCl रिडक्शन करके, NH2 को N2+ में करेंगे बाय डाईएजोटाइजेशन। और जो ये N2+ आपको दिखाई दे रहा है, ये N2 को हटा के सिंपल पानी डालोगे, हल्का सा वार्म करोगे, N2 इज वर्ल्ड्स वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप, तो वो निकलेगा, उसकी जगह पे OH आ जाएगा, काम हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास Cl है, SO3H है, इसकी जगह पे अगर मुझे OH लगाना है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, KOH के साथ हीट कर सकते हैं, KOH के साथ हीट कर सकते हैं, तो ये रिएक्शन हो जाती है। लेकिन याद रखिए, क्लोरीन से OH लगाने के लिए मतलब बहुत ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए होते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अब फिनॉल की कई सारी रिएक्शन है। अगर फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो जिंक डस्ट का यूज़ करते हैं। जिंक ना एक रिड्यूसिंग एजेंट है, मेटल है ना, तो जिंक यहाँ से O को निकाल देगा, यानी यहाँ पे साथ में ZnO बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिनॉल का ऑक्सीडेशन है, बेंजोक्विनोन बनाना है, तो यहाँ पे K2Cr2O7 या Na2Cr2O7 का उपयोग कर लेना चाहिए अपने को, बात खत्म हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। पैरा पोजीशन पे ही क्यों होता है, क्योंकि पैरा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हाई होती है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करना रिलेटिवली ईजी होता है, तो इस कारण यहाँ पे ये बन जाता है। अगर फिनॉल से वॉयलेट कलर अगर हमको बनाना है, फिनॉल से वॉयलेट कलर अगर हमें बनाना है, तो यहाँ पे न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन होती है बेटा, ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया जाता है। तो इस कारण यहाँ पे वॉयलेट कलर आ जाता है, DD ट्रांजिशन यहाँ पे होता है, और वॉयलेट कलर विल बी फॉर्म्ड। ऑरेंज कलर की अगर हम बात करें तो ऑरेंज कलर कब बनेगा भाई, तो इसके अंदर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जब हम लेते हैं तो उसके साथ एक कपलिंग रिएक्शन करता है, और इसकी पैरा पोजीशन से ये जुड़ जाता है, कार्बन नाइट्रोजन का एक नया बॉन्ड बनता है, पैरा पोजीशन से कनेक्ट होता है, एंड व्हाट यू गेट इज ऑरेंज कलर डाई। फिनॉल से बनता है ऑरेंज कलर का डाई। अगर यहीं पे पिक्रिक एसिड बनाना है, यानी फिनॉल की ऑर्थो और पैरा पोजीशन तीनों पोजीशन पे NO2 लगाना है, तो हम नाइट्रेशन करेंगे, जिसके लिए कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का यूज होगा प्लस H2SO4 का यूज होगा। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये पिक्रिक एसिड की यील्ड थोड़ी सी कम हो जाती है, NCERT में दिया भी हुआ है, बिकॉज बेंजोक्विनोन भी बन जाता है साथ में, यानी फिनॉल का ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है। तो इसीलिए एक अल्टरनेट मेथड NCERT में दिया हुआ है, जिसमें फिनॉल से डाई सल्फोनेटेड प्रोडक्ट बनता है, पहले ऑर्थो और पैरा पे SO3H आता है, जिसमें पहले सल्फोनेशन किया जाता है और फिर नाइट्रेशन करते हैं। पहले सल्फोनेशन करके 2 सल्फोनेटेड सल्फोनिक एसिड ग्रुप आते हैं, ताकि इसका फिनॉल का ऑक्सीडेशन ना हो जाए, ताकि फिनॉल बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट ना हो जाए। तो यील्ड को सुधारने के लिए पहले सल्फोनेशन कराया जाता है, और फिर उसके बाद उसकी जगह पे क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फिर नाइट्रेशन, राइट। व्हाइट PPT कब बनेगा, फिनॉल से व्हाइट PPT तब बनेगा जब इसमें ब्रोमीन वाटर डालोगे। ब्रोमीन वाटर जब डालोगे ना, तो पानी एक्सेस में होता ही है, एक्सेस में है अगर, तो तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाता है, और ये व्हाइट कलर का PPT फॉर्म होता है, व्हाइट कलर का PPT फॉर्म होता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेलिसिल्डिहाइड, सेलिसिल्डिहाइड
अगर बनाना है, मतलब यहाँ पे CHO लगाना है, तो भाई अगर यहाँ CHO लगाना है ना, तो बहुत ही फेमस रिएक्शन है, इसको बोलते हैं रेमर-टीमन रिएक्शन। और रेमर-टीमन या राइमर-टीमन रिएक्शन करने के लिए हमें क्या करना होता है? राइमर-टीमन रिएक्शन करने के लिए बच्चों हमें यहाँ पे CHCl3 प्लस KOH, यानी CHCl3 सभी जानते हैं, क्लोरोफॉर्म बॉलीवुड का जो ऑफिशियल किडनैपिंग एजेंट है वो CHCl3 है, और साथ में KOH का उपयोग करते हैं, जिससे मिलके हमारा बनता है डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन बनता है और बस फिर रिएक्शन हो गया बनता है। अगर यहीं पे मुझे CHO की बजाय COOH चाहिए, अगर CHO की बजाय COOH लाना है तो यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। उसके लिए हमें यहाँ पे CHCl3 की बजाय CCl4 लेना पड़ेगा। एंड देयर इज वन मोर रिएक्शन जो इसमें होती है, वो होती है CO2 प्लस NaOH से भी सैलिसिलिक एसिड बन जाता है, उसको बोलते हैं कोलबेज रिएक्शन, दैट इज नोन एज कोलबेज रिएक्शन, ठीक है। तो भाई ये हो गया अपना फिनॉल की बातें। अब यहाँ पे अगर हमें ईथर बनाना है तो ईथर में ज़्यादा कुछ नहीं आता है। ईथर में जैसे एक रिएक्शन होती है जिसमें ईथर बनता है, यहाँ पे आप इसको कर भी सकते हैं, एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करना सभी। ये इथॉक्साइड है, ये यहाँ पे एल्कोक्साइड पे रिएक्शन करता है, जिससे बनता है हमारे पास ईथर। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस इसको बोलते हैं बेटा। SN2 मैकेनिज्म होता है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है, जिसमें ये फॉर्म हो जाता है। अब इसमें एल्काइल हैलाइड जो है ये लोअर डिग्री पे अगर रहेगा 1 डिग्री 2 डिग्री, तो रिएक्शन फिर भी फेवरेबल अच्छी रहेगी, क्योंकि SN2 में हिंड्रेंस मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, तभी हमारा SN2 जो होता है वो काफ़ी फेवरेबल होता है। अलॉन्ग विद दैट ये ध्यान रखने की बात है कि अगर हमारे पास क्लोरोबेंजीन है या विनाइल हैलाइड है, तो इन सब केसेस के अंदर रिएक्टिविटी जो है वो क्या होगी? कम होगी, मतलब नहीं हो पाएगा, बिकॉज वहाँ SN2 पॉसिबल नहीं है। यानी जिन एल्काइल हैलाइड्स में SN2 पॉसिबल नहीं है उससे हम ईथर बना नहीं सकते। तो देयर आर मेनी ईथर्स, कई सारे ऐसे ईथर हैं जो इस प्रोसेस से नहीं फॉर्म हो सकते, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो देयर आर मेनी ईथर्स व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अपार्ट फ्रॉम दैट ईथर्स की 2 मेजर रिएक्शन होती है। एक तो होता है HI के साथ रिएक्शन करते हैं, HI के साथ रिएक्शन करते हैं या हाइड्रोलिसिस करते हैं, दोनों ही केसेस में सबसे पहले H+ मिलता है। H+ मिलने के बाद जो HI है उसमें I- एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से SN2 मैकेनिज्म फेवर करता है, और ऐसी जगह पे अटैक करता है, ऐसी जगह पे अटैक करता है बेटा जहाँ पे हिंड्रेंस कम होती है। तो HI जो है इट फेवर्स SN2 मैकेनिज्म, HI जो है वो SN2 मैकेनिज्म को फेवर करता है। एक्सेप्ट एक स्पेशल केस है जो NCERT में दिया हुआ है, अगर हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन सकता है तब ये HI भी पिघल जाता है। वो कहता है ना भाई, ये पिघलने वाला जो एंगल है काफ़ी चलता है, फिर मैं पिघल गया ठीक है, फिर मैंने ये देखा और मैं पिघल गया। तो यहाँ पे HI कब पिघल जाता है? जब यहाँ कार्बोकेटायन बहुत अच्छा बनता है, तब यहाँ ना चाहते हुए भी अनचाहा कुछ बन जाता है, खैर ये बन जाता है और SN1 हो जाता है। तो आपने देखा HI वाले केस में क्या होता है, यहीं पे अगर हमारे पास H+ के साथ वाटर है तो I- की बजाय हमारे पास वाटर अटैक करेगा तो एल्कोहल ही बनेगा, सिंपल है। लेकिन वहाँ जो मैकेनिज्म फेवर होता है बेटा वो SN1 होता है। तो हाइड्रोलिसिस में SN1 फेवर होता है। तो एसिड की हाइड्रोलिसिस में रेट इज ईथर की हाइड्रोलिसिस में रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। तो आपने समझा कि HI के साथ कैसे रिएक्शन होती है, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या फॉर्म होता है, क्या नहीं हो पाता है, और एक पर्टिकुलर रिएक्शन NCERT में जो इंपॉर्टेंट है वो अपने को ध्यान रखनी है। इथेनॉल से अगर सिंपल इथीन बनाना है या इथेनॉल से अपने को डाईइथाइल ईथर बनाना है, तो दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। यहाँ 170 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यहाँ 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लोअर टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होके 2 यूनिट एल्कोहल की कंबाइन करके, इथेनॉल की कंबाइन करके हमारे पास डाईइथाइल ईथर बन जाता है। अब ये कैसे बनता है ये आप खुद से सोचिएगा, ठीक है बेटा। तो भाई अल्कोहल फिनॉल ईथर में क्रक्स समझ में आया, क्रक्स समझ में आया सारा का सारा। ईथर्स में तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस, HI और हाइड्रोलिसिस, ये 3 पार्ट होते हैं। और इसके अलावा फिनॉल्स में प्रिपरेशन करने के लिए डाइजोनियम सॉल्ट, क्लोरीन, बेंजीन पे या बेंजीन सल्फोनिक एसिड यूज़ करते हैं या क्यूमीन यूज़ करते हैं। और रिएक्शंस जब इसकी करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है रेमर-टीमन रिएक्शन या कोलबेज रिएक्शन। उसके अलावा वाइट PPT बन सकता है, 3 ब्रोमीन आ सकते हैं, नाइट्रेशन में 3 NO2 आ सकते हैं। हाँ, अगर एक ही NO2 लगाना है आपको तो ऑर्थो और पैरा, मतलब एक ही पोजीशन पे अगर चाहिए आपको NO2 तो यहाँ पे HNO3 डाइल्यूट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? डाइल्यूट। और ऑर्थो और पैरा आइसोमर में बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। ऑर्थो जो नाइट्रोफिनॉल है उसमें बेटा इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है। बॉइलिंग पॉइंट लेस होने की वजह से क्या होता है, स्टीम डिस्टिलेशन से दोनों को सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक ही NO2 लगाना है तो डाइल्यूट
HNO3 का यूज़ कर सकते हैं। अगर ब्रोमीन एक ही लगाना है, हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें पहले इसको या तो ब्रोमीन के साथ वाटर की बजाय CH2 कार्बन डाइसल्फाइड ले लेंगे। ब्रोमीन के साथ अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं कार्बन डाइसल्फाइड, तो यहाँ 2-3 ब्रोमीन की बजाय 1 ब्रोमीन आ जाएगा, काम हो जाएगा। तो बच्चों आई थिंक सारी बातें आपको समझ में आ गई। अल्कोहल की वेरियस रिएक्शंस, या तो सब्स्टिट्यूशन है मेनली या एलिमिनेशन है, या तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो रही है या एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है अल्कोहल्स की। और प्रिपरेशन के लिए या तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ कर सकते हैं, या हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, HBO, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। तो भाई क्रक्स जूस आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में भर दीजिएगा, बता दीजिएगा भाई कैसा लगा आपको, अगला वीडियो कौन सा चाहिएगा, और लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, है ना। चलो बच्चों ठीक है फिर ATPians, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।